लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से आज पंजाब पुलिस की विशेष टीम पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस टुंडा से बब्बर खालसा के साथ संबंधों पर पूछताछ करने वाली है। 2009 में अमृतसर में 10 किलो RDX बरामदगी पर भी पंजाब पुलिस टुंडा से पूछताछ करेगी। टुंडा पर 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने का आरोप है। 2007 में शिगर सिनेमा धमाके में टुंडा का ही हाथ था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग जख्मी हो गए थे। पंजाब में खालिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल की साजिशों के पीछे भी टुंडा का हाथ था। गौरतलब है कि टुंडा को 7 दिन पहले भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पंजाब समेत आतंकवाद प्रभावित राज्यों के इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसियों को जांच में मदद मिल रही है। आरएसएस ने 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने पर यूपी और अखिलेश सरकार पर करारा हमला किया है। आरएसएस ने यूपी और अखिलेश सरकार से 2 टूक में कहा कि अच्छा होगा कि संतों की भावनाओं को कुचलने के बजाय सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। संतों के निर्णय के आधार पर 84 कोसी परिक्रमा जारी रहेगा। सरकार पर सिर्फ इतना दायित्व बनता है कि वो इस यात्रा को सही से संपन्न कराएं। आरएसएस ने अखिलेश सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा हर साल होता है, ऐसे में इस बार क्या हो गया? सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। उनको मुसलमानों को खुश करना है, उनकी जो वोट बैंक है, जिसके कारण उनको सत्ता प्राप्त हुई है, उसको खुश रखना चाहते हैं। 84 कोसी परिक्रमा पर अखिलेश सरकार की रोक के बाद पूरे यूपी का माहौल गर्म हो गया है। ऐसे में यूपी सरकार ने सूबे के 6 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इन इलाकों में तनाव की स्थिति की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू भी कर दी गई है। पुलिस अयोध्या की सीमा सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। इलाके को CCTV से नजर रखी जा रही है ताकि इलाके में कोई अनहोनी न हो पाए। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगने के बाद भी परिक्रमा के लिए अड़ी हुई है। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली गैंग रेप मामले में साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अंतिम दलीलों की सुनवाई करेगी। बचाव पक्ष ने अदालत से 3 नए गवाहों को पेश करने की इजाजत मांगी थी, जिसमें अदालत ने 2 गवाहों को पेश करने की इजाजत दी थी और अब सारे सबूत पेश करने के बाद अदालत आज अंतिम दलीलों की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि इस मसले पर आयोजन पक्ष की ओर से 85 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसी मामले में आरोपी नाबालिग के मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय अदालत में की जा रही है, जबकि 4 अन्य आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो रही है। आरोपियों में से एक ने तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान आत्महत्या कर ली थी। अनिल अंबानी CBI के गवाह के तौर में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी की पेशी के संबंध में कोई भी आदेश देने से मना कर दिया था। वहीं विशेष अदालत ने भी सुनवाई टालने की मांग ठुकरा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई से रोकने वाले आदेशों को निरस्त करने की मांग पर सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अंबानी को इस मामले में आज अदालत में पेश होने से बचाने के लिए रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन अदालत ने यह कहकर अपील पर रोक लगा दी कि हाईकोर्ट 2G मामले के पूर्व के आदेशों की याचिकाओं पर कोई फैसला करेगा, तभी इस पर फैसला हो सकता है। आसाराम के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज किया गया है। कमला मार्केट थाने में पीड़ित नाबालिग लड़की की शिकायत पर रेप, छिड़खानी और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। शिकायत करने वाली 16 साल की लड़की आसाराम बापू के ही छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। आरोप के मुताबिक घटना राजस्थान के जोधपुर के पास एक जगह की है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जोधपुर रवाना हो गई है। दूसरी तरफ आसाराम बापू की प्रवक्ता नीलम दुबे ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 0 FIR है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ से FIR जाएगा उस इलाके में जिस इलाके का बता रहे हैं हादसा, उसके बाद जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा बिल्कुल गलत है, कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। आसाराम बापू का विवादों से रिश्ता पुराना है। चाहे दिल्ली में गैंगरेप की शिकार छात्रा के खिलाफ दिया आपत्तिजनक बयान हो या फिर विरोध किए जाने पर मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी का मामला। बागपत में 2 गुटों के बीच हुए झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई है। कुत्ता टहलाने को लेकर दोनों परिवारों के बच्चों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई और देखते ही देखते झगड़े में 2 गुटों के बड़े लोग शामिल हो गए। इलाके के धर्म सिंह और देवत राम के परिवार के बीच जमकर गाली गलौज चली, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में धर्म सिंह की पत्नी मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचे तब तक फायरिंग में घायल 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इलाके से कई कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने एक गुट का पिस्टल अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि इलाके के दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। टहलाने को लेके बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें बाद में देवल राम के परिवार की तरफ से धर्म सिंह के परिवार के लोगों की पिटाई कर दी गई।
इलाहाबाद पुलिस ने एक जुआरियों के रैकेट का पर्दाफाश करने में सफल रही है। पुलिस को सूचना मिली कि इलाके के एक वकील के घर सालों से जुआ खेला जा रहा है। पुलिस भी हरकत में आई और हाईकोर्ट के वकील के घर रेड मारा और पुलिस ने सभी 19 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस को उनके पास से 16 मोबाइल फोन, 1,82,000 रुपए और 5 कार के साथ कई बाइक भी बरामद किए हैं। जुआरियों में पकड़े गए लोगों में से एक वकील है और एक एसपी का नेता है। पुलिस ने सभी जुआरियों को हवालात में डाल दिया है। वहीं पुलिस ने इलाके के 2 पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। ये 19 जुआरी पकड़े गए जो 3/4 जुआ अधिनियम के तहत जेल भेजे जाते। कांग्रेस आज से सोशल मीडिया और इंटरनेट का वर्कशॉप करने जा रही है ताकि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह सोशल मीडिया की दौड़ में शामिल हो सके और बीजेपी के हमले का करारा जवाब दिया जा सके। इसलिए कांग्रेस वर्कशॉप का आयोजन कर अपने प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया के लिए प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए पार्टी विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। फेसबुक और ट्विटर के प्रतिनिधित्व को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल के गुर सिखाए जाएंगे। इसके साथ अधिकारियों को भी ये भी बताया जाएगा कि कैसे विश्व स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने राजीव दिवस और रिमेम्बरिंग राजीव नाम से हैशटैग का उपयोग करेगी। आज होने वाले सोशल मीडिया के वर्कशॉप में शशि थरूर और कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी संबोधित करेंगे। गुजरात के मुसलमान भाइयों ने नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए अजमेर के दरगाह में जाकर दुआएं मांगी। इस ग्रुप ने अजमेर के दरगाह पर उस वक्त भी दुआएं मांगी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में हैट्रिक जमाने वाले थे और इनकी दुआएं कबूल हो गई थी। इसलिए ये लोग एक बार फिर दरगाह पर दुआ करने पहुंचे हैं और अब ये लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि गुजरात में बही विकास की बयार पूरे देश में बहे। आपकी तरफ से आप उन्हें इस देश का पीएम बनाकर आपकी बारगाह में बुलाइए और उन्हें कामयाब कर आपकी बारगाह में बुलाइए। करीम नवाज मैंने उनकी तरफ से दुआ की तो मैं आज से उनका वकील हूँ दरबार शरीफ के अंदर और जब भी वो आएंगे तो मैं खुशी के साथ उनका आपकी बारगाह में इस्तकबाल करूँगा। हमारी तमन्ना ये है कि अगर नरेंद्र जी मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी बड़ा प्रधान भी बन जाएंगे तो हम उनको साथ में लेकर यानी कि चादर चढ़ा में आएंगे। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद खुल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक मैगजीन अध्यादेश पारित करने का फैसला लिया है। उनकी मौत के बाद अंधविश्वास कानून हकीकत की शक्ल लेता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार आज इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में काले जादू और अंधविश्वास के चलते नरबलि देने की कुप्रथा पर अंकुश लगाना मुमकिन होगा। गौरतलब है कि दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ 2 दशकों से भी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे और वो अपने अभियान की शुरुआत 1983 में की थी। 1989 में उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था। मुंबई के नरीमन पॉइंट्स के अर्नेट्स हाउस इलाके में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों की वजह से बिल्डिंग का हाल देखिए। बिल्डिंग में आग देर शाम 8 बजे लगी। आग लगते ही इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां आई और वक्त रहते बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में सफल रही। आग की लपटों से घिरी बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और हादसा देर शाम होने की वजह से बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के फंसने की कोई आशंका नहीं है। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी। रेस्क्यू टीम हादसे की छानबीन कर रही है। मिल्खा सिंह को शिकस्त देने वाले पंजाब के होशियारपुर में मरहूम मक्खन सिंह का परिवार मुफलिसी और लाचारी की जिंदगी जीने को मजबूर है। सरदार मक्खन सिंह ने जकार्ता एशियन गेम, इंडो पाक टूर्नामेंट लाहौर, रोम ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में नाम कमाया। सरकार ने भी उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजकर उनकी शानदार कामयाबियों को सलाम किया। मक्खन सिंह के घर में पदकों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन मक्खन सिंह की मौत के बाद उनका परिवार 2 जून की रोटी के लिए तरस गया है। बेरुखी का आलम यह है कि आज ना तो पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार मिल्खा को मात देने वाले मक्खन सिंह के परिवार की सुध लेने को तैयार है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में हर साल रक्षाबंधन के दिन पत्थरों का युद्ध अब फलवार में तब्दील हो गया है। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर परंपरा को निभाने के लिए पत्थर के बजाय फलों का प्रयोग किया गया। पहली बार पत्थर की जगह नाशपाती फलों से इस परंपरा को निभाया गया, जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस बार इलाके के लोगों ने केदारनाथ आपदा के घायलों को रक्तदान कर भेजा है। इस परंपरा में बदलाव के लिए प्रशासन काफी कोशिशों के बाद सफल हो सका है।